बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा ये टॉपिक डिस्कशन की डिमांड करता है। ये जो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स हैं या सोशल और कल्चरल अवेकनिंग है, यह टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि इसके कल्चर से जुड़कर यह टॉपिक हमारे सामने आता है। इट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस विद द हेल्प ऑफ द कल्चर। तो आप कह सकते हैं यह टॉपिक कल्चर का एक पार्ट भी है। हमारी संस्कृति कैसे विकसित हुई है उसका यह भी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमारा जो समाज था 15, 16, 17, 15, अगर हम 4 सेंचुरीज को देखने की कोशिश करें तो जो हमारा ये 15th और 16th सेंचुरी था, इन दिस सेंचुरी वी हैव प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ द स्टेट्स। आपने अगर मध्यकालीन भारत आपको याद आ रहा हो तो मध्यकालीन भारत में लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में इन द 15th 16th सेंचुरीज हाउ मेनी सेंट्स वी हैव, कितने हमारे पास रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने रेशनलाइजिंग द मेडिवल रिलीजन्स। जो हमारे 15th 16th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स थे, द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय देम वाज रेशनलाइजिंग द मेडिवल रिलीजन्स। जो हमारा मध्यकालीन धर्म था, मध्यकालीन धर्म जो हमारा मेडिवल रिलीजन था, इसको उन्होंने तर्क संगत किया, रेशनलाइज किया, तर्क संगत। लेकिन जो उसके बाद हमारी 18वीं शताब्दी थी वह क्या है, वो डार्क एज आई। 18th सेंचुरी वाज द डार्क। अब जो अगर हम 15वीं 16वीं शताब्दी की तुलना में इफ वी वांट टू सी द 18th सेंचुरी, नो ग्रेट रिलीजियस स्पिरिचुअल और मॉरल टीचर्स जो हमारे अज्ञानता को who can enlighten us and we can come out of the ignorant. Therefore, after the 15th, 16th century, when they are entering the 18th century, then the life has been more dogmatic. ये ज्यादा अंधविश्वासों से भर गई थी। इसलिए जो 18th सेंचुरी का हमारा धार्मिक दृष्टिकोण था, जो रिलीजियस आउटलुक था, यह क्या था, आउट मॉडर्न प्रैक्टिसेस बिलीफ ऑफ बाइबल सेंचुरी। जो पिछली शताब्दियों की जो एक ऐसी परंपराएं थी, ऐसे रिवाज थे जो तार्किकता से दूर थे, हु हैज नो रैशनल बेसिस, दे वेर डोमिनेटेड बाय देम। और 18वीं शताब्दी में हमारे ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे, जो रिलीजन के रिजिड रूल्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसको छूना चाहिए, किसको नहीं छूना चाहिए, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, वेयर टू टेक बाथ, वेयर नॉट टू टेक बाथ, दीज आर द सुपरस्टिशंस which were taking place in the 18th century. Therefore, we can say that the 18th century was an era where the rigid rules were taking the front seat, were taking the driving seat. And the rationalism which we have in our ancient traditions, which we are losing in our 18th century. और जो हमारा 18वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा अंधविश्वास क्या था, हम मूर्ति पूजा में फैनेटिज्म में, हम इस बिलीफ में लगातार जिंदा रहने की कोशिश करते थे कि हमारा बिलीफ क्या था। हमारा बिलीफ अंधविश्वास में था, उपासना में, पद्धति में था, रिचुअल्स में था। तो जो 18th सेंचुरी थी, आइडोलट्री, फैनेटिज्म, ये यहाँ पे एक्सट्रीम पर थी। जो हमारे बिलीवर्स थे वो बिलीफ किस पे थी, वो बिलीफ हमारी सैक्रिफाइसेस पे थी, राइट्स थी, विचक्राफ्ट में थी, सॉर्सरी में थी, पूजा के विभिन्न ढंगों में थी, सेरेमनीज में थी। और हमारा कई एरिया था
बंगाल में तांत्रिक राइट्स और सहजारिस्ट, ये प्रैक्टिस प्रिवेंट हो रही थी। और ये प्रैक्टिस जो प्रिवेंट थी वह बहुत ही पश्चिमी थी, रेट्रोग्रेडिव। अब सहजादी क्या चाहते थे? सहजादी sought religious experience through the five senses, which include human coupling. सहज का सर्व एक ही शब्द है, as system worship was prevalent in the tantric traditions. ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में कॉमन हो चुकी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस 18th सेंचुरी हम कंक्लूडिंग पार्ट में कह सकते हैं, जो 18th सेंचुरी था वह एक एज था intolerant institutions and irrational customs. This was the background where the social religious reform movement has started taking place. If you want to say in the simplest format as an introductory to your main question, then you start from the rise of the 15th and 16th, unlike the 15th and 16th centuries, when a large number of saints and social reformers were taking the lead to reform the society. 18th century was a retrogressive step, where we believe most of the rituals and most of the sacrifices, we are trying to divorce ourselves from the system of humanism, rationalism, and belief in the humanness of the society. तो समाज की जो मानवता थी, जो तार्किकता थी, जो तर्कसंगतता थी, उससे हम दूर होने की कोशिश में, जिससे हम दूर हो रहे थे। और जो सोशल रिलीजियस सुपरस्टिशन थे, यह क्या है, एक इग्नोरेंट वे ऑफ लाइफ थे और रेंडर करके 18th सेंचुरी के वन ऑफ द डार्क एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके बावजूद भी सोसाइटी वाज नॉट डिवाइडेड ऑन सोशल प्रिंसिपल्स और वर्च्यूज ऑफ हायर ऑर्डर। जो ट्रेडिशनल एथिकल स्टैंडर्ड था were maintained by all sections of the society, of the people, irrespective of the standard of consciousness or enlightenment. People in general follow the established code of moral conduct. They cherish the higher values of life against the background of ephemeral existence. The most ignorant as well the higher knew in that what was right and what was wrong, what was virtue and what was vice. जो एब्सोल्यूट फेथ था कर्मा में, जो एब्सोल्यूट फेथ था कर्मा में, एब्सोल्यूट फेथ ऑफ कर्मा, जो कर्म में पूरा विश्वास था, डॉक्टर ऑफ कर्मा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, and in other such relief concept keep the people on the right path. अब यहाँ से क्या रहा है? Why we want to know this? The moral and ethical values which we have. It's clear. Despite that, कि हमारा जो 18वीं शताब्दी का समाज था, उस समाज में तमाम समस्याएं थी, उसके बावजूद भी हमको अपने मॉरल एथिकल वैल्यूज पे भरोसा था और हमको पता था क्या गलत है और क्या सही है। जो हमारा जो पुनर्जन्म का विश्वास था, कर्म का विश्वास था, जो हमारा एब्सोल्यूट फेथ था, वह एब्सोल्यूट फेथ हमको इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, इस बात में हमको शक्ति दे रहा था कि हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड हाउ वी नीड टू अडैप्ट द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. So therefore the 18th century, despite the fact that 18th century was the era of the dark epoch of Indian history,
But society was not devoid of the social ethics. मेरे ख्याल से यही से आपका काम हो जा रहा है. Only by these two sentences आपका पूरा काम हो जा रहा है कि इस बात के होते हुए भी कि 18वीं शताब्दी हमारे इतिहास का एक बहुत काला अध्याय है, फिर भी हमारा जो समाज है वह नैतिक मूल्यों से विरक्त नहीं था. If you are able to understand these two concepts, आपका काम हो गया. बाकी चीजें क्या है, वह बाकी की जो लाइंस हैं वह इसी को एक्सप्लेन कर रही है. You always try to remember the cardinal point of any sentence, of any paragraph. इसमें पावर रीडिंग. क्या पावर रीडिंग है? आपको यहां से, इससे और इससे आपको साफ समझ आ गया आगे हमको क्या करना है. अब उस समय क्या है, यूरोपियन हिंदूज के सुपरस्टिशंस को क्रिटिसाइज किया करते थे. उसका कारण क्या था, वह भारत का जो सिस्टम था उससे उनको प्रेजुडिस थी और उसको पूरी तरह से वो समझ भी नहीं पा रहे थे. बिकॉज दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर सिस्टम. तो जो हमारा हिंदू का सिस्टम था उसका वो बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे. इस बात में कोई दो राय की बात नहीं है कि जो हमारी सोसाइटी थी वो फुल ऑफ अननेचुरल कस्टम्स थी, लेकिन ब्राइटर एस्पेक्ट्स भी थे लोगों के कैरेक्टर में. देखिए, इससे अगर आप लिखेंगे, अगर भारतीय समाज और संस्कृति में, यह बहुत काम आएगा कि कैसे आप इसे को बिल्डअप करेंगे भारतीय समाज और संस्कृति को डिफाइन करते हुए. तो इस बात की सत्यता को स्वीकार करते हुए कि जो हमारा समाज था वह अप्राकृतिक रीति रिवाजों से भरा हुआ था, उसके बावजूद भी जो हमारे लोग थे उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो एथिक्स था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था. जो डिस्टिंग्विश्ड यूरोपियंस ने जो अपना समय बिताया 18वीं शताब्दी में इंडिया में, उन्होंने अपने जो हिंदू कैरेक्टर्स थे उसकी ग्रोइंग टेस्टमनी दी हुई है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसको आप लिखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स का ये स्टेटमेंट है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेटनेस ऑफ द इंडियन कल्चर. 1813 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट चल रहा था, विच आई हैव डिस्कस्ड इन माय अर्लियर क्लासेस, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंडियन कैरेक्टर को कैसे डिस्क्राइब किया है. You see, it is the statement of Warren Hastings. Just see, read it. Great pains have been taken to inculcate in the public mind in land and open that the native Indians are in a state of complete moral turpitude and live in the constant and unrestrained commission of every vice and crime that can degrade human nature. I affirm by both that I have taken that this discredit is untrue and wholly unfounded. I respect people, the Hindus are gentle, benevolent, kindness, vigilance for the wrong intention. उन्होंने जब अपना स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, कहा कि इस बात की बहुत कोशिश की गई है कि इंग्लैंड के लोगों के मस्तिष्क में यह ओपिनियन डालने का प्रयास किया गया है कि जो भारतीय लोग हैं वह पूरी तरह से नैतिकता विहीन है और वो ऐसे कार्रवाइयों में, ऐसे अपराधों में लिप्त रहते हैं जो ह्यूमन नेचर को, जो मानवीय प्रकृति के खिलाफ है. लेकिन मैं अपने शपथ में कहना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से असत्य है. अगर आप भारत के हिंदुओं को देखें, वो जेंटल है, बेनिवोलेंट है, more for kindness है, show them and prompt to vigilance for wrong inflicted. जो भी wrong किया जाता है उसके बारे में संजीदा है. ये आप अगर इतना भी लिख दोगे, ये 1813 में, अगर आप इस स्टेटमेंट को याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि 1813 में पार्लियामेंट के सम्मुख वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने इम्पीचमेंट के समय कहा कि भारतीयों के बारे में जो भी नैतिकता विहीन होने का आरोप लगाया जाता है वह सारा आरोप मिथ्या है. वह बहुत ही दयालु है, बहुत उदार है, ईश्वर से डरने वाले हैं और वह नैतिकता में विश्वास करते हैं. इतना ही आप तो काम हो जाएगा. There is no need to write this statement of Warren Hastings. Just write the simple fact. In 1813, Warren Hastings on oath has said before the parliament during his impeachment motion
that whatsoever has been told about the ethical character of the Indians in the England, which is all unfounded. They are a person of high character and high moral. They are a God-fearing man. They believe in humanness. They are the kind. They are generous. It will be ये आपके लिए sufficient है. There is no need to write. यह बहुत बात कह देती है. आप कहना क्या चाह रहे हो? जो भारतीयों का जो चरित्र है, जो जिस चरित्र को उजागर किया गया है कि यह चरित्र विहीन है, यह अनैतिक है, वह उन्हीं का गवर्नर जनरल पार्लियामेंट के सामने एक शपथ के द्वारा कहता है कि उनका चरित्र अनुकरणीय है, आदरणीय है। अब ये जो न्यूनेस था, जो अब देखिए इस बात जो एक नई बयार, नई हवा बह रही थी वेस्ट की, वह इंडिया में फील की गई। जब वेस्टर्न कॉन्टैक्ट बना, जब यूरोपियन एंट्री इंडिया हुई तब से लेके, और यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ता गया, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी यूरोपियन हैज बिकम अ डेफिनेट फैक्टर इन पॉलिटिक्स। 1757 एक डिवाइडिंग लाइन हिस्ट्री की। तो 1757 के बाद की जो घटनाएं हैं वो यूरोपियंस इंडियन पॉलिटिक्स में एक सत्य बन चुके थे, और जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस था वो 3 स्फीयर में ऑपरेट कर रहा था: इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। अगर आप इकोनॉमिक्स देखें तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो यूरोपियन ने कैरी आउट किया डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, had no direct bearing on the social life of the people. With the growth of political dominance, the economic impact of West proved disastrous. जो उन्होंने पॉलिटिकल पावर एक्वायर की पोस्ट 18th सेंचुरी, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वह टूट कर गिर गया। If you try to understand this issue, कि जो 18वीं शताब्दी के मध्य में एक राजनीतिक प्रभुत्व की समझ भारत को आती है, when the Western contact, when the European contact became definite structure in India, the political dominance has taken place. Political dominance has taken place. जो यूरोपियन स्ट्रक्चर था, यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, वो इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल 3 स्फीयर देखने मिलता है। लेकिन जो उनका ट्रेड और कॉमर्स था, जो यूरोपियंस ने इंडिया में किया, उस ट्रेड एंड कॉमर्स का हमारी सोशल लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसको ठीक से याद करिए, इस पार्ट को ठीक से याद करिए, यह आपको प्री में परेशान करेगा। नो डायरेक्ट बेयरिंग ऑन सोशल लाइफ ऑफ पीपल। जो ट्रेड और कॉमर्स है यह हमारी सोशल लाइफ को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जब उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन पड़ता है तो जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वह डिजास्टर्स होता है। यू ट्राई टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम हियर, यही से सवाल बने कॉन्सेप्चुअल आपसे गलत करा देंगे वो, कि जो उनका ट्रेड एंड कॉमर्स था ये हमारी सोशल लाइफ को प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन जैसे उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ा, इकोनॉमिक इंपैक्ट डिजास्टर्स हो गया, खत्म हो गए। अब आप फिर लौट जाइए 1757 के बाद जो बंगाल के रेवेन्यू का इस्तेमाल हुआ, यूज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, तो क्या हो गया? जो कॉस्ट प्राइस उनकी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड, वो बहुत कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इंग्लैंड से सामान लाना ही नहीं था, भारत के पैसे से ही परचेज करना था। तो जैसे उनकी एक्टिविटीज बढ़ती है, अगर उनकी एक्टिविटीज को बढ़ता हुआ देखें तो उनकी जो उनकी पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्टिविटीज थी, जो उनकी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज थी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, हमने कल बात किया था पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में, आपको याद हो, जो उनकी रिलीजियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वह इंडियन वे ऑफ लाइफ के क्लोज आई।
तो अपने वह इकोनॉमिक जो ट्रेड और कॉमर्स था उससे भारत का सामाजिक ढांचा बढ़ गया। अब देखिए क्या हो गया, ऑप्शन ए इकोनॉमिक, ऑप्शन बी सोशल, ऐसे सवाल आता है ना आपके प्री में, ऑप्शन सी पॉलिटिकल। आंसर क्या हो गया, ए बी सी, बी बी सी ए सी डी, ए सी डी, ओनली ए। तो जो उनका रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज था वह इंडियन वे ऑफ लाइफ के क्लोज आया। तो ये कहा जा सकता है जो भारत का सेकुलरिज्म था इंडियन सोसाइटी को, उन्होंने अपने रिलीजन को प्रीच करने के लिए और अपने पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम को नाउ ट्राई टू सी दिस जस्ट लाइक दिस, they broke through the secularism of the Indian society for the purpose, for the purpose of preaching their own religion, and introducing political and legal system. Try to concentrate a few seconds on this line and try to see how the questions will be generated. Just try to see कि कैसे सवाल यहां से बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन का जनरेशन समझ जाए तो शायद काम काफी आसान हो जाएगा। It's clear? Hope it's clear. If not, I may try again. कोई ऐसा जो क्लियर ना हुआ हो? Anyone who has any problem to understand this? क्या है, इसी तरह के सवाल हमारे गलत होते हैं, हम प्रीलिम्स के रेस से बाहर हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमारा सवाल सही हुआ है। अब जो वेस्ट का सोशियो रिलीजियस इंपैक्ट था, जो यूरोपियन मिशनरीज की एक्टिविटीज थी, यूरोपियन मिशनरीज कब आई थी, हमने कभी आपको बताया हुआ था कि कौन किस चार्टर्ड एक्ट से यूरोपियन मिशनरीज इंडिया में आई, हमने कभी डिस्कस किया था। उससे क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी इंडिया के धर्म के, हिंदुइज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में आई। ये शुरुआत कहां से होता है, जो पोर्चुगीज अथॉरिटी थी, जिनका इंडिया के वेरियस पार्ट्स में, क्वार्टर्स में इन्फ्लुएंस हुआ करता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंबाइन किया रिलीजियस विद पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और जो कॉन्कर्ड सब्जेक्ट्स थे उनको कन्वर्ट करना शुरू किया। और जो डच थे, डच believed conducting both activities together. जो फ्रेंच थे, who paid primary attention to the politics. जो इंग्लिश था अर्लियर डेज में, जो ट्रेडर्स थे, thought of preaching Christianity. But when they became a ruler, it was thought to abandon their Christian zeal to avoid rousing popular intrepidity against the rule. अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, इन चारों की जो पॉलिसी है विथ रिस्पेक्ट टू क्रिश्चियनिटी, इस बात को ध्यान में रख के इस पैराग्राफ पढ़ें, इस बात को ध्यान में रख के इस पैराग्राफ पढ़ें कि जो इस पैराग्राफ में क्या किया है कि जो डच की और इनकी जो इनके जो एटीट्यूड है, पोर्चुगीज, डच
फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये चार है। इन चारों की पॉलिसी क्या थी क्रिश्चियनिटी को लेके? नाउ ट्राई टू मेक ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस। अब आपको यह समझना चाहिए कि यह सवाल प्रेम से पूछा क्यों जाता है। व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड? यह हमारी कल्चरल पॉलिसी से मैच करता है, वैसे उससे जोड़ कर सामने आता है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, पोर्चुगीज क्या थे? उन्होंने रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंबाइन किया। डच क्या थे? कंडक्टिंग बोथ एक्टिविटीज टुगेदर। तो क्या हुआ? डच और पोर्चुगीज एक ही प्लेटफॉर्म पर थे। फ्रेंच क्या थे? अटेंशन टू पॉलिटिक्स ओनली। अब इंग्लिश में देखिए एक फर्क आ रहा है। इंग्लिश ने अपने अर्लियर टाइम में थॉट टीचिंग क्रिश्चियनिटी, लेकिन जब रूलर बन गए तो उन्होंने क्या किया? इसको अबेंडन कर दिया। क्यों कर दिया? यह पॉपुलर उनके रूल के अगेंस्ट होगा। Got it? अब इसको बढ़ाइए सवाल। What is the question? See the question. What was the policy or attitude? What was the policy or attitude of the European powers with respect to the Christian missionary or with respect to the Christianity? A. Portuguese wanted to combine religious and political activities. Option B. Dutch believed in conducting both activities together. Option C. French has the primary aim of the political attention. Option D. English too has the opinion. English too have the policy to combine religion and politics. अब देखिए ऑप्शन डी आपको गलत करा गया। क्यों गलत करा गया? कि ऑप्शन डी में दो इशू है। इनिशियल फेज में इंग्लिशमैन वो क्या चाह रहे थे? वह इस बात से प्रभावित थे अपने क्रिश्चियन जील से। नहीं, जब वो बन गए रूलर तो उन्होंने इसको अबेंडन कर दिया। अब अगला सवाल, उन्होंने इसको अबेंडन क्यों किया? व्हाट्स आंसर? To avoid the confrontation with the native person of the Indians. Clear or not clear? This question has been structured. आपको सवाल कहीं दिखेगा नहीं आसानी से। मैंने सवाल को स्ट्रक्चर किया कि कैसे क्रिश्चियन मिशनरी के साथ एक सवाल बन सकता है, हाउ इट कैन बी फ्रेम्ड। तो इस पैराग्राफ का क्रिएशन किया गया उसी सवाल को ध्यान रखे। When I got this point in mind, then I created this paragraph. अब इंडिया के लिए हुआ क्या? इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिजाइज हो गया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने को समझ रही थी, अगेंस्ट ऑफ इट्स सोशियो रिलीजियस कस्टम, through ignorance they were required to be exposed by an external agency. For India के लिए blessing डिसाइड हो गया। The Christian missionary felt so strongly against some of its socio-religious custom practice. तो जो हमारे भारत के लिए क्या हो गया? क्रिश्चियन मिशनरी बड़ी स्ट्रॉन्ग फील करने लगी हमारी कुछ मान्यताओं के लेके। अब मिशनरी ने इंडिया को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? हिंदुइज्म को कंडेम करना शुरू किया। इससे क्या हुआ? वो जो एवरी आस्पेक्ट हिंदू बिलीफ प्रैक्टिस था उसको कंडेम करने लगे। जो अटैक था मिशनरी का, यह जो उनका अटैक और कैंपेन हुआ, उससे हुआ क्या? दे गेन कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी एंड ए स्मॉल बट न्यू क्लास इनसाइड द एग्जिस्टिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया।
और इंडिया क्या हुआ, क्रिश्चियन क्रूसेड अगेंस्ट हिंदुइज्म इंस्पायर्ड इन हायर हिंदू माइंड्स टू सेंस ऑफ टू डिस्कवर इनर कोर ऑफ देयर ओन रिलीजन मोनोथिज्म। अब इसको आप देखिए, जब उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी ने हमको अटैक करना शुरू किया, उस अटैक करने का परिणाम क्या हो गया, जो उनकी एक उत्तेजना थी, जो एग्रेसिव एटीट्यूड था, जो हमारे सोशियो रिलीजियस कस्टम के अगेंस्ट में, उनको इसकी अज्ञानता भी थी। और हमारे को हम भी क्या हो गए, हम एक्सपोज हुए एक एक्सटर्नल एजेंसी से। तो क्या हुआ, एक संघर्ष शुरू हुआ। The Christian missionaries were having monotheism is the एकत्ववाद, एकत्ववाद, एक ईश्वर में यकीन रखना। मुस्कान सिंह, अगर आपको मोनोथिज्म नहीं आता है तो आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है। यू वर्क ऑन इंग्लिश। आई एम पर्पसली ट्राइंग टू टीच यू ऑल वाया इंग्लिश मीडियम में। हिंदी सब बोल देता हूं, लेकिन लिखता इंग्लिश में हो ताकि आप समझ सके। एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी से हमारा जो धर्म एक्सपोज हुआ एक्सटर्नल एजेंसी से, और जो क्रिश्चियन मिशनरी भारत के लोगों को कन्वर्ट करना चाहती थी, उस कन्वर्जन में उन्होंने क्या किया, हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को उन्होंने कंडेम करना शुरू किया, और बहुत ही गलत तरीके से कंडेम करना शुरू किया। उनका जो कंडेम था वो हमारे सारे बिलीफ और प्रैक्टिस को अफेक्ट करने लगा। तो जो मिशनरीज का अटैक था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, डायरेक्टली दे गेन्ड कन्वर्ट्स टू द क्रिश्चियनिटी। कुछ उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन मिला, और एक स्मॉल क्लास क्रिएट किया इनसाइड द एग्जिस्टिंग सोशियो रिलीजियस फ्रेम ऑफ इंडिया। और इनडायरेक्टली क्या हुआ, जो क्रिश्चियन क्रूसेड था अगेंस्ट हिंदुइज्म, उसने इंस्पायर किया हमारे हिंदू, जो हमारे उच्च स्तरीय हिंदूज के माइंड को, कि अपने आप को वह पुनर्मूल्यांकित कर सके, जो अपने रिलीजन का इनर कोर है उसके कॉन्सेप्ट को समझ सके, जो हमारी फिलॉसफी है, दर्शन है, उस पर प्राउड कर सके। तो इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये आपका पंच पॉइंट आ गया। गॉट इट? क्रिश्चियन, अब सवाल क्या बना, क्रिश्चियनिटी का अटैक का फायदा क्या हुआ? उसने हमको इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज देख। क्या क्या फायदा हुआ? एक क्या हुआ कि हमको अपनी परंपराओं पे, अपनी आस्थाओं को पुनर्मूल्यांकित करने के लिए सोचना पड़ा। दूसरा क्या हुआ कि हमको अपनी जो दर्शन थी, अपनी विचारधारा थी, उस दर्शन और विचारधारा पर गर्व करने के लिए हम उसको सोचने लगे। तो हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज था, कि हम जब तक अपने को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें सुधार नहीं आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी था, उसने हमको अपने आप को चेंज करने के लिए प्रेरित किया। अब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कैसे? हाउ क्रिश्चियनिटी स्प्रेड? हाउ क्रिश्चियनिटी स्प्रेड? हाउ क्रिश्चियनिटी स्प्रेड? जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई थी, उसके कई कारण थे। हिंदू और मुस्लिम did not feel encouraged to abandon religion and embrace Christianity. इसलिए वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाए। जो हिंदू मुस्लिम थे, वो अपने रिलीजियस को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करने को तैयार नहीं थे। जो अपर क्लास हिंदूज थे, उनके लिए कन्वर्जन पॉसिबल था, इनकंसेबल था, और बहुत रेयर केसेस हुआ करता था। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था कास्ट का, जो हिंदू लॉ का था, जो हिंदू लॉ का जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो एक कानून था,
ज्वाइंट फैमिली थी, नेचुरल एवर्जन था टू अबंडन देयर फेथ। यह मिशनरी के सक्सेस के रास्ते में आ गया। इंग्लिश टाइप या स्पेलिंग टाइप देयर टाइप तो आपको नोट दूंगा, ठीक कर दूंगा इसको मैं। यह कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मिशनरीज के सक्सेस में रास्ते में बाधा बने। लेकिन जो स्प्रेड क्रिश्चियन आइडियाज था, अगर आप देखिए स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन आइडियाज एंड क्रिश्चियन रिलीजन, इन दोनों में आप फर्क देखिए। जो क्रिश्चियन आइडियाज था, इसने इन्फ्लुएंस किया ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को, इसलिए टू टेक ए फ्रेश लुक अपने वैल्यूज में। अगेन सी वेरी केयरफुली ऑफ दिस पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ इज अगेन फुल ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ी, बहुत तेज क्रिश्चियन मिशनरी को सफलता क्यों प्राप्त नहीं पाई। तो उसके 4-5 कारण है, आप चाहे लिख सकते हैं उनको कारणों को, उनको अगर हम इसको ABCD में कर दें शायद आपको और आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, इट इज अ क्वेश्चन, एक क्रिश्चियन मिशनरी बहुत धीरे धीरे बढ़ी तो क्या कारण थे। ए, हिंदू और मुस्लिम इस बात के लिए बहुत प्रोत्साहित नहीं हो पा रहे थे कि अपने धर्म को छोड़ सकें। बी, तो अपर क्लास हिंदूज थे, उनके लिए कम सोचना बहुत मुश्किल था। सी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कास्ट। डी, हिंदू लॉज रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टी। नेचुरल एवर्जन टू अबंडन देयर फेथ ऑन द पार्ट ऑफ हिंदूज। ये कुछ कारण थे। अब ये अगला सवाल यहां शुरू होता है, क्रिश्चियन मिशनरी का इम्पैक्ट क्या हुआ। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन आइडिया ने हमको इम्पैक्ट किया, क्रिश्चियन रिलीजन नहीं किया। इसको आप फर्क करिए, सोचिए 2 मिनट के लिए। हमको इन्फ्लुएंस क्रिश्चियन रिलीजन ने नहीं किया। इसी को अगर ए और बी कर देंगे तो आपसे सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्रिश्चियन आइडियाज में और क्रिश्चियन रिलीजन के बीच आप फर्क नहीं कर पाओगे। जो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन आइडियाज है उसने इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया और उसके कारण हमने एक फ्रेश लुक देखना शुरू किया और अपने जो सेट ऑफ वैल्यूज थे उसमें हमने एडिशन करने की कोशिश की। तो अगला सवाल ये आप इस पार्ट से क्या आप कर सकते हो कि जो क्रिश्चियन आइडियाज और क्रिश्चियनिटी थी, ये जो सोशल रिलीजियस इंपैक्ट था वेस्ट का, यहां से आप देखिए इसको कि जो वेस्ट का सोशियो रिलीजियस इंपैक्ट जिसमें खासकर क्रिश्चियन मिशनरीज का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का कॉन्ट्रीब्यूशन था वह कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से था। तो एक क्या हो गया, पॉलिसी ऑफ यूरोपियंस विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिश्चियन मिशनरीज। दूसरा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो मिशनरीज की एक्टिविटीज थे, ये हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कैसे हेल्प कर रहे थे, हाउ दे वर हेल्पिंग। क्लियर। जय मिश्रा डिफरेंशिएट नहीं हो पर आपसे, हु इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। कई बार ये लगता है कितना पढ़ाने के बाद आपको समझ नहीं आता है तो आप लोग अपने आप क्या करोगे। कई बार ये मेरे दिमाग में आता है, कितना जब समझाया जाता है फिर भी एक लॉर्ड को समझ में नहीं आता। अब एजुकेशनल जो इम्पैक्ट था वेस्ट का, जो हमने कल एक एजुकेशन पॉलिसी की समझने की कोशिश की थी। Yesterday we tried to understand the complete education policy. कंप्लीट एजुकेशन पॉलिसी। अब उस एजुकेशन पॉलिसी को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो एजुकेशन इम्पैक्ट था वेस्ट का, वह कैसा हमको प्रभावित कर रहा था।
देखिए, जो पॉलिटिकली इम्पैक्ट था वो तो हमको फेल्ट हो रहा था। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा था वह सिर्फ इंग्लिश मैन से तो नहीं कर सकता था। हमको लोअर रंग के इंडियंस चाहिए थी। तो जो पीपुल थे, जो लोग कस्टम थे अपने डीलिंग विद फॉरेन स्टेट से, वो अट्रैक्ट हुए उस एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करने के लिए। अब क्या है, उनके लिए जो एक नियम आ गया था, उसने का जिक्र किया था कि कानून पास कर दिया गया कि आपको सरकारी नौकरी के लिए टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी। इन 1808 एक इंग्लिश स्कूल स्टार्ट हुआ एट कलकत्ता अंडर द अरेबियन हेडमास्टर। 1816 में राजा राम मोहन ने एस्टेब्लिश किया एज द इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। 1817 में फेमस हिंदू कॉलेज फाउंड किया गया इन कलकत्ता, डेविड हरे के इंकरेजमेंट से। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई स्टेट राम मोहन राय एंड राधाकांत, तीनों के। अब ये देखिए, तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1808 में इंग्लिश स्कूल डिवेल हुआ, फंक्शन एज कलकत्ता में अरेबियन हेडमास्टर। 1816 में राजा राम मोहन ने एस्टेब्लिश किया ये दूसरा स्कूल सिटी फॉर द एजुकेशन इन कलकत्ता। इन 1817 फेमस हिंदू कॉलेज बनाया गया। इनकरेजमेंट कौन था? डेविड हरे, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई ईस्ट, राम मोहन राय एंड राधाकांत। 1818 सब क्रिश्चियन मिशनरीज इन्फ्लुएंशियल इंडियन की सहायता से क्या इंग्लिश स्कूल एट बनारस। जो अथॉरिटीज थी कंपनी की एट फर्स्ट डिफरेंट टुवर्ड्स, शुरू में वो इनडिफरेंट थी टुवर्ड्स इंग्लिश एजुकेशन। 1824 एस्टैब्लिश किया कलकत्ता स्कूल फॉर संस्कृत एजुकेशन। दूसरा अरेबिक एंड पर्शियन। यह कुछ समय लिया कंपनी को ऑफिशियली इनोवेट वेस्टर्न, ऑफिशियली वेस्टर्न एजुकेशन इनोवेट करने में कुछ कंपनी ने समय लिया। जो ग्रेटर इम्पैक्ट था वेस्ट वाज बाउंड टू परकोलेट टू एजुकेशन विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक तो आप ये क्रोनोलॉजी याद करिए कि कैसे कैसे कौन कौन से स्कूल, कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट लाइन भी आपको बता रही है किसका इंपॉर्टेंस किस बात को लेके है। तो जो इन्होंने 1808 से लेके और 1824 तक जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए, वह ऑफिशियली जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इनॉग्रेट किया, these are before starting the official English education. आधिकारिक अंग्रेजी स्कूल को शुरू करने के पहले ये प्रक्रिया थी। अब जो इरा ऑफ एनलाइटमेंट था, क्या था कि जो कुछ इंग्लिश मैन थे जो डेडिकेटेड थे अपने करियर को डिस्कवरिंग इंडिया के लिए। उसमें कौन कौन थे? विलियम जोन्स थे, जिन्होंने फॉर्म किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। चार्ल्स विल्किंस, एच.टी. कोलब्रुक। अब कोलब्रुक ने इनिशिएट किया ग्रेट मूवमेंट का डिस्कवरिंग इंडिया। जो हिस्ट्री एंड लिटरेचर था और मेनी ऑफ इंडियन यह इमर्ज होना शुरू हुई। जो मोर वेस्टर्न स्कॉलरशिप थी थ्रू लाइन ऑफ इंडिया, द ग्रेटेस्ट बिकेम द अट्रैक्शन इन टुवर्ड द रिसर्च एंड लर्निंग। तो आप जो क्या कह सकते हैं कि कुछ इंग्लिश स्कॉलर्स ने, जिसमें तीन नाम महत्वपूर्ण हैं, विलियम जोन्स, विल्किंस एंड कोलब्रुक, इन्होंने भारत को समझने की कोशिश की। जो इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है और सिविलाइजेशन के बहुत से पार्ट हैं, उसको समझने की कोशिश की। तो जो हमारा कल्चर और सिविलाइजेशन जो हमारा अतीत में जाकर समापन के था, उसमें क्या हो गया, वह हमारे फोर्थ फ्रंट पे आने लगा। और उसके साथ क्या है, एक वेव शुरू हो गई, एक वेव शुरू हो गई।
और जिसने थिंकिंग माइंड को कंट्रोल करना शुरू किया। तो जो अर्ली 19th सेंचुरी थी, जो हमारा एक इरा था, जो डार्कनेस था, उससे हम 19th सेंचुरी में बाहर आ लगे। इंडियन रेनेसां began to take shape. Now you are starting the Indian Renaissance. Now you're coming out of the dark age. Now you are coming out of the dark age. अब जो इंडियन रेनेसां है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा 18वीं, अब देखिए हमारे इंडियन रेनेसां में योगदान किसका किसका है। एक किसका हो गया, क्रिश्चियन मिशनरीज का हो गया। कॉन्टैक्ट का हो गया, लिख दिया तो आप थोड़ा हेल्प करेगा। इन तीनों का आप जरूर याद करिए, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस एंड एस.टी. कोलब्रुक। इन तीनों ने जो इनिशिएट किया, क्या किया, ग्रेट मूवमेंट ऑफ डिस्कवरिंग इंडिया। व्हाट स्टार्टेड द ग्रेट मूवमेंट ऑफ डिस्कवरिंग इंडिया। जो हिस्ट्री और लिटरेचर था का, वह सामने आने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एक वेव शुरू हुई जिसने लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करना शुरू किया। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडियन रेनेसां जो है वह शेप लेने लग गया। और इन द वेक ऑफ दैट अवेकनिंग देयर ऑर्गेनाइज्ड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड। अगर ये सवाल आता है तो यह सवाल है तो क्लोज हो जा रहा है। तो शब्द क्या है, स्टार्टेड है। जो 19th सेंचुरी हिस्ट्री का प्रयास करता है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो 18th सेंचुरी में यूरोप के साथ था, वो भारत में 19th सेंचुरी के साथ था। यह क्या एज ऑफ इनलाइटमेंट था, रिफॉर्म था, रेशनलाइजेशन था, प्रोग्रेस था, जिससे अल्टीमेटली क्या किया, ग्रोइंग कॉन्शियसनेस ऑफ द नीड ऑफ लिबर्टी एंड यूनिटी थ्रू आउट 19th सेंचुरी। अगर हम पूरे 19th सेंचुरी को देखने की कोशिश करें, उसने क्या फॉलो किया, फेज ऑफ फेज, कई रिफॉर्म, वेरियस रिफॉर्म। 19th सेंचुरी क्या था, 19 अभी सवाल में इसका और हो गया। 19th century is an era of various reform movements. ये आपका हो गया, ये हो गया आपका सवाल का मेन पार्ट। इसका पहला पार्ट क्या है, हाउ इट स्टार्टेड। इसका दूसरा पार्ट क्या है, हाउ इट इंपैक्टेड। मेन सवाल क्या हो गया, मेन सवाल क्या हुआ, मेन सवाल ये हुआ कि जो 19th सेंचुरी है इज एन इरा ऑफ वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट। इस पर आपसे वो क्रिटिकली एग्जामिन करना चाह रहे हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, कैसे स्टार्ट हुआ, इसका फर्दर पार्ट क्या हो गया, इसने कैसे हमारे समाज को प्रभावित किया। क्लियर। अब जो पूरा 19वीं शताब्दी था, इसमें कई रिफॉर्म मूवमेंट लगातार आ रहे थे। इसमें जो 19वीं शताब्दी है, क्या है, इरा ऑफ इंटेलेक्चुअल। ये भी सवाल भी पूछ सकते हैं, इरा ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल अवेकनिंग, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्शियसनेस knocking at the door of Indian। यहां से बना सवाल, चाहे पुलिस का बनाइए चाहे नहीं बनाइए। तो एक ग्रोइंग कंसर्न था कि जो भारत ऐसा बड़ा देश है, जो इतिहास और संस्कृति का इतना बड़ा देश भारत है, उसको मुट्ठी भर लोगों ने कैसे कब्जा कर लिया। This thought process has started rolling down the minds of the people कि culturally and heritage strong country India, how it was captured and colonized by a handful of the foreigners. Why? The answer was that the internal weakness of our society.
They try to understand the internal weakness of our society has encouraged foreign rulers to capture a country who was culturally and historically very strong. कुछ भारतीयों ने यह सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया, वो अपने अतीत को देखने लग गए कि इस बात के होते हुए भी कि लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस, इस बात के होते हुए भी कि जो उन्होंने पीछे देखना शुरू कर दिया कि हमारी वीकनेस क्या है, अपनी सोसाइटी के वीकनेस को देखना शुरू किया। और कई ऐसे लोग थे कि वह वेस्ट का जो सिद्धांत था उसके टर्म्स में ना आते हुए भी अपने फेथ को, ट्रेडिशंस को, इंडियन इंस्टीट्यूट में, आइडियाज में विश्वास दिखाने लग गए। तो दो तरह के लोग सामने आने लग गए। एक ऐसे लोग थे जो वेस्ट की फिलॉसफी में पूरी तरह यकीन करते थे और भारतीय सभ्यता समाज में परिवर्तन चाहते थे। दूसरे ऐसे लोग थे जो वेस्ट के अच्छे सिद्धांतों को मानते भी थे लेकिन अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को त्यागना नहीं चाहते थे। They have the faith in their own traditions, but they wanted to improve it. If you see, they started looking. The first part you understand कि हमारा internal weakness जिम्मेदार है हमारे गुलामी के लिए, और इसलिए कुछ भारतीयों ने began to look for the instances of weakness of the society, irrespective of fact that a large number of Indians refused to come to terms with the West and is still put their faith in traditional Indian ideas and institutions. जो अपने thoughtful Indians थे, were impressed by modern science and doctrine of the reason and humanism. जो एक नया सोशल क्लास इमर्ज हो रहा था, जो न्यू सोशल इकोनॉमी और न्यू जो स्टेट सिस्टम था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके कारण जो एक नया सोशल क्लास आ रहा था, एजुकेशन, इकोनॉमी, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसके कारण जो नया एक क्लास इमर्ज हो रहा था, जो नया क्लास सामने आ रहा था, यह नया क्लास क्या था? यह नया क्लास इसलिए एग्जिस्टेंस था जो बेसिक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य ने एक इकोनॉमिक सोशियो ट्रांसफॉर्मेशन दिया। उस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण एक नए क्लास का जन्म होता है। अगर हम 1757 से 1833 तक देखें, जो सोशल चेंज थे वो क्लियरली दिखाई पड़ रहे थे, और जो ये नया क्लास बन रहा था जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास का जन्म हो रहा था, जिसका जन्म इसलिए हुआ है कि नई व्यवस्था का भारत में प्रवेश हुआ है। यह जो नई व्यवस्था थी यह नए दर्शन को देख रही थी, और वह एक इंटरमीडिएट क्लास था। तो जो एक नया क्लास जन्म ले रहा था नई व्यवस्था के कारण, जो 1757 से 1835 के बीच के सोशल चेंज से आ रहा था, तो ये ग्रोथ ऑफ मॉडर्न मिडिल क्लास था इंडिया में, वह एक प्रोसेस का परिणाम था। जो ओल्ड रूलिंग क्लास था उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जो ओल्ड लैंडलॉर्ड का क्लास था वो खत्म हो रहा था, उसकी जगह बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स भी आ रहे थे। तो जो अपना एक डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रूलिंग क्लास एंड द राइज ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑफ लैंडलॉर्ड, जो पुराना रूलिंग क्लास अब खत्म हो रहा था, उस जगह पे नया लैंडलॉर्ड आ रहा था, बिजनेसमैन आ रहा था, इंटेलेक्चुअल्स आ रहे थे। तो जो मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास था, इस मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास का जो अपीयरेंस था ये कहाँ हुआ था? मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में और उन टाउन्स में जो कॉमर्शियल सेंटर्स बन रहे थे। तो ये जो नया मिडिल क्लास था ये बड़े नगरों में, बड़े शहरों में जन्म ले रहा था, और जो इंडिया का एक मॉडर्न इंडियन था जो डेवलप कर रहा था मॉडर्न इंडस्ट्रीज के कारण, और नया एक बुर्जुआइज आ रहा था। राजा राम मोहन राय इसके लीडिंग फिगर थे, जिनको कि पहला ग्रेट इंडियन मॉडर्न लीडर कहा जा सकता है। वह इस बात को लेकर मूव हो रहे थे, उनको अपने पीपुल और लोगों के लिए बहुत बड़ा समर्थन था, और उन्होंने सारी इस बात की कोशिश की, सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल रीजनरेशन,
अगर हम इस बात को फिर समझने की कोशिश करें कि हाउ द सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग टेकिंग प्लेस in place of the individual who try to see the institution which built up by the new system, new economic and political system put in place by the British Empire. This new economic and political system has given a new class in the country, new landlord, new businessman, and intellectual ideas, who does not believe in the traditions, in the culture, in the traditions, in the rituals. जो नया क्लास था यह बड़े शहरों में आ रहा था, मद्रास में, बंबई में, कलकत्ता में, बड़े टाउन्स में, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही थी, जहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा था। इस नए क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे सबसे पहले राजा राम मोहन राय, जो हमारे भारत के सबसे पहले मॉडर्न लीडर होते हैं। आई विल कंपेयर द राजा राम मोहन राय विद द गांधी इन द नेक्स्ट क्लास, कि हाउ वन साइड राजा राम मोहन राय, अदर साइड महात्मा गांधी हैज गिवन ए न्यू रिवोल्यूशन टू द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, which paved a way for not only the independence, a new thought. The 1947 thought which it is not our the traditional Indian thought. It is a new thought in the society, which has been started with Raja Ram Mohan Rai and culminated under the leadership of Mahatma Gandhi. And there was a policy of the freedom struggle, which policy has given not only the independence, but the constitution of the India, democracy to the India, the right to the downtrodden. A social reform post 1947 has been started with Raja Ram Mohan Rai. Therefore, if we see the impact of the Western education, impact of the Western ideas, impact of the socio-political structure put in place by the British Empire, which has encouraged us to think on a modern lines and modern thinking. What is clear? Yes or no? Yes or no? Clear? अब जो हमारी कल्चरल और सोशल अवेकनिंग थी, उसके कॉजेस क्या क्या, उसी चीज को हम फिर समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स। जो मैंने पहले कहा है उसी को मैं एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं। जो ब्रिटिश रूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसका इन्फ्लुएंस हुआ, उसका इन्फ्लुएंस कहां का हुआ? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल। जो हमारे राष्ट्र का, कंट्री का जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल जो कहते हैं इन्फ्लुएंस उनका पड़ा ब्रिटिश रूल का, उसने कंडीशन क्रिएट किया इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। जो ब्रिटिश रूल का इस्टेब्लिशमेंट था, उस इस्टेब्लिशमेंट के कारण एक इन्फ्लुएंस हुआ हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ पे। उसने एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन दे दी हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो प्राच्यवादी थे, हिंदी बोलते हैं उन्हें प्राच्यवादी, जो ओरिएंटलिस्ट थे, वो ब्रिंग्स इनटू द लाइमलाइट ऑफ इंडिया थॉट्स। इन्होंने भारत के सुनहरे अतीत को सामने लाने की कोशिश की। और जो पायनियरिंग वर्क था, फिर नाम आ गए विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्सन और मैक्स मूलर। इनका बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा जो डिस्टिंग्विश्ड इंडियन स्कॉलर्स थे, राजा राम मोहन राय, राधा कामदेव, राजेंद्र लाल मित्र, भगवान लाल इंद्रजीत, एम.जी. रानाडे, हरि प्रसाद शास्त्री। तो क्या हो गया? एक कॉम्बिनेशन ऑफ द ओरिएंटलिस्ट फॉरेनर एंड आवर डिस्टिंग्विश्ड इंडियन स्कॉलर्स। थर्ड, हाईली क्रिएटिव लिटरेचर, जिसमें क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। इसका है ओल्ड और न्यू का, और एक ग्रैंड इंटरमिलिंग स्टार्ट हुई बेस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट इंडिया with the good future of the modern outside world. आप चारों पॉइंट बैक कर डालिएगा इसको।
इतनी मेहनत से तैयार किया गया है, एग्जाम को आपको देना चाहिए। और जो एक इफेक्ट था क्रिश्चियन मिशनरीज का, जिसने क्या किया, उसने हेल्प किया जो क्रिश्चियन आइडियाज को प्रोपोगेट करने के लिए, इसने सर्व किया इंडियन ब्रिटिश इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी ऑफ एम्पायर को, प्रॉस्पेरिटी ऑफ इस कंपनी को। अब इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ये फील्ड करने लगे, दिस onslaught on the real social custom by reforming it and removing it. ये यहां पे आता है। जो क्रिश्चियन मिशनरी आती है, क्यों आती है? क्रिश्चियन मिशनरी, एक बात आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा, क्रिश्चियन मिशनरी किसी भी बेनिवोलेंट एक्ट के लिए नहीं आई थी। क्रिश्चियन मिशनरी किसी भी बेनिवोलेंट एक्ट के लिए नहीं आई थी। वो क्यों आई थी? वो सिर्फ आई थी ब्रिटेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आई थी। लेकिन उसका असर क्या हुआ? जब उन्होंने भारत के इंटेलेक्चुअल लाइफ पर अटैक करना शुरू किया, जब उन्होंने भारत पर अटैक करना शुरू किया, तो हमने स्वीकार किया कि हमको रिफॉर्म करना होगा, इंडियन सोसाइटी कोई इविल प्रैक्टिस को हटाना होगा। तो ये 5 कारण थे। इन 5 कारणों से सोशल रिलीजियस अवेकनिंग हुई है। जो मैंने पहले कहा था उसी को मैं पॉइंट वाइज लेके आया कि हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस, कि सोशल और कल्चरल अवेकनिंग इंडिया में किस तरह से हुई है। देखा जी, घंटे हो गया, घंटे का क्लास काफी है आपके लिए। वी कैन स्टॉप इट, अदरवाइज आई कैन गो। चलिए पॉइंट और कर देते हैं। हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, उसका मूवमेंट का नेचर क्या था? किसी भी आंदोलन का नेचर तैयार करना ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या नेचर था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या नेचर था? गांधी के तीनों आंदोलन का क्या नेचर था? 1857 के विद्रोह का क्या नेचर था? सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का क्या नेचर था? वी हैव टू प्रिपेयर दिस। ये कहीं कहीं काम जरूर आता है। ये क्या था? एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल एस्पिरेशंस। किसका? न्यूली इमर्जिंग वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी। इन्होंने क्या किया? कंक्लूसिव चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। तो जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ये क्या है? ये हमारा एक्सप्रेशन है हमारे सोशल एक्सप्रेशन का। जो हमारा न्यूली इमर्जेंट जो वेस्टर्न एजुकेटेड लॉट था, हमारे समाज का जो नव पाश्चात्य उद्भूत शैक्षिक वर्ग था, उस शैक्षिक वर्ग का क्या था? उस शैक्षिक वर्ग क्या चाहता था? वह एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहता था जिससे एक निश्चित चेंज हो सके भारतीय समाज में। तो अगर सवाल आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द, मेरे ख्याल से दिस इज द